Welcome everyone. Thank you for joining us today. Namaste, hello. आज हम बात कर रहे हैं ल्यूकीमिया और लिम्फोमा पर, क्योंकि सितंबर ल्यूकीमिया और लिम्फोमा अवेयरनेस मंथ है और हम ये कोशिश करते हैं कि हम जानकारी दे लोगों को इसके बारे में। आज हिंदी दिवस भी है तो इसलिए हम हिंदी में ये बातचीत जितनी हो सकेगी करेंगे, बट कुछ कुछ शब्द इंग्लिश में भी यूज करेंगे। मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग हमारा जो आज के पैनलिस्ट हैं। तो आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो डॉक्टर निखिल अग्रवाल हैं। वो पिछले 10 साल से ज्यादा हो गए हैं उनको अक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया का निदान हुआ था, उनको 10 साल से ज्यादा पहले। तो आज हम उनके 10 साल के सफर के बारे में बात करेंगे। पेशेंट्स एंगेज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो लोग क्रॉनिक या दीर्घकालिक बीमारियों के बारे में लोगों को जानकारी देता है। और यह मानना है हमारा कि जितना ज्यादा आप अपने आप को जानकार बनाएंगे, जागरूक होंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे रोजमर्रा के निर्णय लेने में। और जो लोग क्रॉनिक डिजीज या दीर्घकालिक बीमारियों का सामना करते हैं उनको रोज रोज कई सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। और जितना आप अगर आप चाहें तो आप हमारे पुराने वेबिनार्स भी देख सकते हैं। हमने कैंसर के कई पहलुओं पे बात करी है, कई पेशेंट्स और सर्वाइवर्स से बात करी है, उनके घर वालों से बात करी है, अलग अलग कैंसर्स के बारे में भी बात करी है, और रिलेशनशिप्स के बारे में भी बात करी है, कि बच्चों पे क्या असर होता है, एक दंपति पे क्या असर होता है। चाइल्डहुड कैंसर में, जैसे बच्चों का कैंसर है, सितंबर चाइल्डहुड कैंसर मंथ भी है, तो वो कैसे इसका सामना करते हैं। इस तरह से हमने कई सारे पहलुओं पे बात करी है और आप ये वीडियोस हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं। एक गाइडेंस जो सुन रहे हैं कि जो वीडियो पे जो बातचीत हो रही है वो अवेयरनेस के लिए है, and it does not necessarily reflect the views of the platform, and ये मेडिकल कंसल्टेशन को रिप्लेस नहीं करता है। तो आप प्लीज अपने डॉक्टर के साथ बात करिए स्पेसिफिक अपने मेडिकल इश्यूज पे। और जब हम लाइव हैं तो आप अपने क्वेश्चंस जूम पे अगर आप हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप वहाँ पोस्ट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस सवालों के जवाब देने की। और एज ऑलवेज आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमसे संपर्क कर सकते हैं या जुड़ सकते हैं, ताकि आप आगे के हमारे प्रोग्राम्स या जानकारी मिल सके आपको। और हमारा वेबसाइट है www.patientsengage.com। डॉक्टर निखिल अग्रवाल खुद तो डॉक्टर हैं भी, बट वो 10 साल से ज्यादा AML के सर्वाइवर हैं। AML यानी कि अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, जो एक खून का कैंसर है। और जैसे मैंने कहा कि वो पेशेंट एडवोकेट हैं। वो कुछ सालों से कई कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी कहानी, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। और मैं हूं अपर्णा मित्तल, मैं आज की मॉडरेटर हूं। तो वेलकम डॉक्टर निखिल। आप डॉक्टर हैं पर आप आज अपने कैंसर की जो जर्नी है, जो सफर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू। ये आसान काम नहीं होता है बार बार अपनी सफर के बारे में बात करना, तो इसलिए हम हमेशा शुक्रगुजार होते हैं जो सर्वाइवर्स, पेशेंट्स आके अपनी कहानी बात के बारे में बात करते हैं। थैंक यू सो मच। आपने मुझे आज यहाँ आने का मौका दिया और मैंने बहुत सारे आपके वीडियोस देखे इन दिनों में जब से मैं आपसे जुड़ा, और बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। कैंसर के भी और बाकी भी कोई भी बीमारी हो, लगभग सारी ही चीज़ें आपने कवर की हुई हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे ये मौका मिला आपके प्लेटफॉर्म से कुछ लोगों को अपने बारे में बताने का, कुछ लोग को इंस्पिरेशन देने का। और होपफुली ऑडियंस में लोग आएंगे
उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनसे कुछ चीजें शेयर करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू निखिल, डॉक्टर निखिल। क्या बता सकते हैं एक आम आदमी के लिए कि एएमएल क्या होता है? एएमएल जैसा आपने कहा एक तरह का ब्लड कैंसर होता है। तो जैसे कैंसर हमारे या तो किसी सॉलिड ऑर्गन के होते हैं, हम लोग अधिकतर सुनते हैं किसी को लिवर का, गले का ऐसे कैंसर, या फिर खून के कैंसर्स होते हैं। तो खून के कैंसर्स में 4 प्रकार के कैंसर होते हैं, उसमें से एएमएल एक होता है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। तो बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगा, एक्यूट यानी जो कैंसर बहुत जल्दी डेवलप होते हैं, यानी कि हफ्ते कुछ ही हफ्तों में या महीने के अंदर अंदर कैंसर की शुरुआत होगी और वो सिम्टम्स आने लगेंगे या डायग्नोस हो जाएगा। क्रॉनिक जो होते हैं वो कई महीने लेते हैं डेवलप होने में। तो इस तरह से उनकी कुछ टाइप्स होते हैं, इसमें से एक एएमएल होता है। ओके, थैंक यू। तो आप अपने सफर के बारे में बताइए। आपके शुरुआत के लक्षण क्या थे, और आप उस समय क्या कर रहे थे? आप डॉक्टर बन चुके थे या पढ़ाई कर रहे थे? आप किस स्टेज पे थे? मैंने अपनी जो मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली थी, जो एक हमारा सबसे पहला एमबीबीएस होता है ग्रेजुएशन, 2010 में। उसके बाद मैं जॉब कर रहा था और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन जो एमएस वगैरह की तैयारी कर रहा था। उसके बीच में ही मुझे ये एएमएल डायग्नोज हुआ। तो मुझे कोई सिम्टम कुछ भी नहीं थे, मैं बिल्कुल फिट था, एकदम नॉर्मल था, और मेरा लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा था। बट हर साल हम लोग अपने ब्लड टेस्ट कराते थे रूटीन के, कुछ एक जो बेसिक टेस्ट होते हैं। तो उसमें जब मेरा टेस्ट हुआ उसमें काफ़ी एबनॉर्मल रिपोर्ट्स आई। तो शुरू में तो मुझे लगा कि टेस्ट की रिपोर्ट गलत है। हम्म। के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन बेसिक टेस्ट का उतना आइडिया होता है कि ये रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। और वो इतनी ज़्यादा एबनॉर्मल थी कि बस यही थॉट आया कि रिपोर्ट गलत है। फिर मैंने एक और दूसरे लैब में दोबारा टेस्ट कराया, वहाँ भी वैसी रिपोर्ट आई। फिर अंदाज़ा लग गया था कि ये कुछ कैंसर जैसी प्रॉब्लम है। उसके आगे फिर आगे फर्दर टेस्ट किए थे। राइट, राइट। तो आपने जब फर्दर टेस्ट किया तो मतलब एकदम जो बिफोर दैट जो आपने बोला कि कुछ अबनॉर्मल था, आप कुछ बता सकते हैं कि क्या अबनॉर्मल था? ताकि क्योंकि हम ये भी समझते हैं कि लोगों को जानकारी मिलती है देखने की कि क्या अबनॉर्मल था। तो जैसा भी मैंने पहले कहा था कि ब्लड कैंसर्स में बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, उसमें से जो ल्यूकेमिया होता है वो जो ब्लड में 3 तरह के सेल होते हैं, हम आम भाषा में बोलते हैं लाल, सफ़ेद और पीला खून। तो जो सफ़ेद खून होता है यानी कि वाइट ब्लड सेल, या बहुत सारी रिपोर्ट में टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी लिखा होता है, वो ल्यूकेमिया में बढ़ जाता है जनरली। कभी कभी वो बहुत कम भी हो सकता है। तो हम्म। मेरा वो काउंट नॉर्मली, हमारा काउंट वो 11,000 तक मैक्सिमम होता है। इन्फेक्शंस वगैरह में किसी का 13-14 हज़ार, 15 हज़ार भी हो सकता है। मेरा वो काउंट 66,000 था, तो बहुत ज़्यादा था। हम्म। तरह का काउंट अगर कभी होता है तो वो ब्लड कैंसर में ही होता है, नॉर्मली इन्फेक्शंस में या किसी और चीज़ में इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। उसके राइट। साथ एक हमारा इसी में ही एक टेस्ट होता है, उसको हम पेरिफेरल स्मीयर बोलते हैं। तो उसमें भी जो है सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, उसमें भी हम्म। चीज़ें ऐसी दिखती हैं जिससे पता चलता है कि ये कैंसर है, और किस टाइप का कैंसर है उसका आइडिया लग जाता है। राइट, राइट। तो जब आपको आपने जब टेस्ट किया और आपने बोला फर्दर टेस्ट किया, तो ये फर्दर टेस्ट में फिर आपको एकदम पता चला कि एएमएल है या कुछ और टेस्ट भी थे? क्या क्या टेस्ट करने पड़े जो आपने फर्दर जो किए? जैसा अभी मैंने बताया, जो मैंने सीबीसी एक किया, उसके साथ पेरिफेरल पेरिफेरल स्मीयर किया। तो हम्म। पेरिफेरल स्मीयर इससे लगभग लगभग कंफर्म सा था कि ये एएमएल ही है। लेकिन एक फाइनल टेस्ट होता है जिसको बोन मैरो बायोप्सी बोलते हैं, हम्म। उससे पक्का पता चलता है कि कौन सा टाइप का ब्लड कैंसर है, और उसकी और भी काफ़ी सारी डिटेल्स। तो उसके लिए जो हमारी कमर की पीछे हिप बोन का जो ऊपर का हिस्सा होता है कमर के लोअर साइड में, वहां हम्म। से ब्लड का सैंपल लिया जाता है बोन मैरो के अंदर से, एक राइट। नेडल से, उसकी टेस्टिंग करके पता चलता है। ओके।
और तो जब आपको पता चला कि आपको AML है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, आपका रिएक्शन क्या था और आपके परिवार का रिएक्शन क्या था? देखिए, जब तक मैंने अभी जो बताया ब्लड टेस्ट जब तक हो रहे थे, तब तक तो मैंने परिवार में किसी को इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं था। हम्म। तो लगभग 3 दिन तक का टाइम ऐसा था जब सिर्फ मुझे पता था, और मैंने अपने एक जो फिजिशियन हैं उनको बताया था, और कुछ डॉक्टर्स, उनके बीच में ही बात थी, घर में किसी को नहीं पता था। हम्म। मेरा बायोप्सी हो गई फाइनल, और जब कंफर्म था कि ब्लड कैंसर ही है, तब मैंने हाँ। घर पे बताया। तो मेरा रिएक्शन मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मैं रो रहा हूँ या कुछ है। मैं शायद शॉक में था, मैं बिल्कुल हम्म। ब्लैंक था, मेरा कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स ही नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस ठीक है, जो है अब उसको ट्रीट कराना है, ठीक होना है, और ट्रीटमेंट करके वापस अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करनी है। ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे नॉर्मली मैं बहुत सारे कैंसर ग्रुप्स में हूँ, काफ़ी कैंसर पेशेंट से बात होती है, तो सबसे पहला लोगों का होता है कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? हम्म। तो उस तरह का कोई भी ख़्याल नहीं आया। काफ़ी ब्लैंक सा था मैं। जिस दिन मेरा फर्स्ट डे जब ब्लड टेस्ट हुए, जब मुझे आइडिया लग चुका था, उस दिन भी मैं आराम से जाके नॉर्मल डिनर किया, सोया शांति से, सुबह अगले दिन उठा, फिर सारी चीज़ें नॉर्मल ही चल रही थी लगभग। एक थॉट ज़रूर आई थी कि अब कैंसर हो गया तो इसका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, आगे पता नहीं क्या होगा। तो एक दिन था जब मेरे पास बोन मैरो बायोप्सी से पहले, उस दिन मैं ऐसा सोच रहा था कि आज मैं कहीं घूमने चला जाता हूँ, कुछ बहुत हम्म। एन्जॉय कर लेता हूँ एक दिन में, उस टाइप से। बट उसके बाद फिर जब नेक्स्ट डे जब घर में सबको पता चला, तो घर वालों का सबका रिएक्शन वही था जो नॉर्मली होता है कि अब कैंसर हो गया है तो अब इसका मतलब है कि लाइफ खत्म। हम्म। तो हम्म। सब लोग बहुत ज़्यादा रोना, मुझे हिम्मत देने की कोशिश करना, और इस तरह की बातें कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम बचा लेंगे, जो भी कुछ होगा हम, जितना भी खर्च करना होगा, जहाँ भी इलाज कराना होगा सब कुछ करेंगे, उस तरह की सब बातें चल रही थी। हम्म। तो वो बात सुन के आपको कैसा लगा? उसके बाद डर डर बढ़ गया क्या? डर नहीं बढ़ा एक्चुअली, उस समय मुझे सभी लोगों की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी कि पहले भी मैंने इसीलिए नहीं बताया था बेसिकली, क्योंकि मुझे मालूम था सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। एक्चुअली मेरा कई सेशंस में मैंने इस बारे में बात की है। मेरा ऐसा कुछ प्लान था कि 3 महीने 4 महीने में ट्रीटमेंट हो जाएगा और मैं ठीक हो जाऊँगा। तो मैंने घर पे कहा कि मेरा बाहर कोई शॉर्ट कोर्स है 2-3 महीने का, उसके लिए मुझे जाना है। हम्म। और ऐसा मैंने सोचा था कि इस तरह की बात करके मैं ट्रीटमेंट करा के वापस आ जाऊँगा। तो मुझे उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। मुझे कभी भी एक्चुअली मरने का डर कभी भी नहीं था। कैंसर हम्म। से पहले भी नहीं, कैंसर के दौरान भी नहीं, आज भी ऐसा कोई डर नहीं है कि मैं मर जाऊँगा या क्या हो जाएगा। तो वो मुझे लगता है कि मेन चीज़ थी, क्योंकि सबसे बड़ा डर मरने का ही होता है कैंसर में या किसी भी चीज़ में। तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बट दूसरों का रिएक्शन लग रहा था कि सब लोग जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं। सिर्फ़ मेरे पेरेंट्स ही नहीं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, चाचा-चाची, कज़िन्स सब लोग। तो सभी लोगों को देख के मुझे लग रहा था कि ये लोग कैसे सँभालेंगे अभी खुद को। हम्म। हम्म। तो जब आपको ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ा, आपको ट्रीटमेंट क्या था? AML का ट्रीटमेंट, जैसे लोगों को एक धारणा होती है कैंसर की कि आप कीमो करते हैं, रेडिएशन करते हैं, कुछ सर्जरी होती है, दवाइयाँ होती हैं, पर ब्लड कैंसर्स का ऐसा नहीं होता। तो आपकी ट्रीटमेंट का क्या बताया गया था? शुरू में क्या था और फिर वही रहा कि कुछ बदला उसमें? देखिए, ब्लड कैंसर्स में अगर पर्टिकुलरली ल्यूकेमियाज़ की हम बात करते हैं, तो उसमें सर्जरी का कोई काम नहीं होता, क्योंकि हम्म। ये ब्लड का कैंसर है, ब्लड में ही होता है, तो सर्जरी किसी चीज़ की करनी ही नहीं होती। मेन ट्रीटमेंट इसमें कीमोथेरेपी ही होता है, और एक बाद में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ट्रांसप्लांट से पहले भी कीमोथेरेपी दी जाती है। कुछ पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट से पहले रेडिएशन भी दिया जाता है, जिनका कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। तो
पूरी बॉडी का रेडिएशन देते हैं। बट मेन ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी होते थे। स्टार्टिंग में मेरी पहली साइकिल चली, उसके लिए पूरा 1 महीने के लिए एडमिट करते हैं, तो 7 दिन तक कंटिन्यूअस वो कीमोथेरेपी चलती है। बाकी कैंसर्स में कीमोथेरेपी पे इतना ज़्यादा जोर नहीं होता, रेडिएशन पे, सर्जरी पे ज़्यादा होता है। तो 1 हफ्ते तक 24 घंटे कीमो चली, और उसके बाद करीब 20-22 दिन उसकी रिकवरी में लगते हैं, तो पूरा 1 महीने का ये कोर्स था। इसके बाद 3 साइकिल्स और हुई जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और उसके बाद फाइनली फिर ट्रांसप्लांट होता है। तो ट्रांसप्लांट में भी जैसे अब हम बाकी चीज़ों में बात करते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट बहुत कॉमन है, तो उसमें एक ऑर्गन जो शरीर का हिस्सा लेके दूसरे को दिया जाता है। तो यहाँ वो भी डिफरेंट है। यहाँ डोनर का सिर्फ ब्लड लेते हैं, जैसे आप कहीं भी खून देने जाते हैं। इसके बारे में भी लोगों को बहुत डर है कि ट्रांसप्लांट अगर हम डोनेट करेंगे तो डोनर को कुछ दिक्कत हो जाएगी। बहुत डोनर के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे आप अपना प्लेटलेट दान करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, उसी तरह से डोनर के वाइट सेल्स लिए जाते हैं, और जो पेशेंट है उसको पहले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीमो दे के प्रिपेयर करते हैं, और फिर वो जैसे खून चढ़ाते हैं उसी तरह से वो सेल चढ़ा दिए जाते हैं। राइट। तो प्रोसेस पेशेंट के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन उससे ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जी, जी। तो आपने क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, आपके थोड़े बहुत जो कहते हैं ना कि कनेक्शंस होते हैं, आप ज्यादा जानकारी होती है, तो आपने क्या-क्या सोचा कि क्या चीज चेक करनी चाहिए ये डिसाइड करने से पहले कि कौन से अस्पताल में ट्रीटमेंट कराई जाए या किस डॉक्टर के पास गई जाए? क्योंकि लोग ये पूछते रहते हैं ना कि आप बेस्ट डॉक्टर बताइए, आप बेस्ट हॉस्पिटल बताइए, पर जब आप पूछे उनसे कि आप बेस्ट क्या समझते हैं, तो लोगों को अंदाजा नहीं होता कि कैसे इसका असेसमेंट किया जा सकता है। तो आपने क्या देखा? हाँ, देखिए, मेरे केस में बड़ा सिंपल प्रोसेस था, बिकॉज मेरे एक फिजिशियन है जो मेरे बहुत क्लोज हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे मेंटोर हैं। मेरी जो एजुकेशन भी है, मैंने कॉलेज में तो पढ़ा ही है, लेकिन प्रैक्टिकल सॉरी प्रैक्टिकल नॉलेज मेरी सारी उन्हीं से मुझे मिली है। कैंसर के समय भी आ, हर स्टेप पे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सब तरह से हेल्प किया। मैं आगे बताऊंगा उस बारे में। तो सबसे पहले मैंने उनसे बात की, और उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छे हेमेटोलॉजिस्ट हैं गुड़गांव में, ब्लड कैंसर के डॉक्टर, उनका नाम बताया। तो मैंने कहीं और कुछ देखा ही नहीं, बस उन पे इतना भरोसा है कि उन्होंने कहा, और मैंने वहाँ जाके ट्रीटमेंट उनसे स्टार्ट कर दिया। लेकिन अ, मैं आप ये बता सकता हूँ कि क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि कैंसर का अगर कोई भी लक्षण है तो उसको इग्नोर नहीं करें, उसका सही डायग्नोसिस कराना और जल्दी ट्रीटमेंट कराना सबसे ज़रूरी है। तो ये हमें देखना ज़रूरी है कि डॉक्टर अच्छा हो, लेकिन उस चक्कर में अगर समझो किसी ने महीना भर निकाल दिया तो वो नुकसान ज़्यादा हो जाता है। आप ट्रीटमेंट शुरू कराओ, कीमोथेरेपी, रेडियो जो भी होनी है। उसके बाद अगर आपको कहीं लगता है कि किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं तो आप बाद में शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट डिले नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो भी सेटअप है वो बड़ा और अच्छा सेटअप होना ज़रूरी है, बिकॉज़ कैंसर में हर तरह के साइड इफ़ेक्ट्स, दिक्कतें आती हैं। वो नॉर्मल एक कोर्स है, टेम्परेरी मैक्सिमम चीज़ें होती हैं, बाद में ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब कैंसर है उस समय किसी को लूज़ मोशंस भी होते हैं ट्रीटमेंट में, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है, बहुत सारे सब तरह के इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना, जहाँ सभी तरह के डॉक्टर अवेलेबल हों, सब तरह की इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल हों, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो उसको हैंडल कर सकें, ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप वो चीज़ मैनेज कर सकते हैं तो। अगेन, जैसा मैंने कहा कि ट्रीटमेंट टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है, तो इस सब का बैलेंस रखना है। दूसरा, जो भी आपके डॉक्टर हैं, जो कैंसर के डॉक्टर हैं, वो काफ़ी पढ़ाई करके जाते हैं, पहले एमबीबीएस करते हैं, फिर
MD करते हैं, उसके बाद DM करते हैं मोस्टली डॉक्टर्स। तो सभी डॉक्टर अच्छे होते हैं, सभी ने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत मेहनत करी है। एक्सपीरियंस में और किसी किसी डॉक्टर्स में डिफरेंस होता है, तो उस हिसाब से आप अपना पता कर सकते हैं। बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स हैं, जैसे आपका ही सपोर्ट ग्रुप है पेशेंट एंगेज का, इसी तरह की आपकी हेल्पलाइन भी है शायद। तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आजकल जहाँ पेशेंट्स फ़ोन करके ग्रुप्स में बात करके पता कर सकते हैं और लोगों से एडवाइस ले सकते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है। तो राइट, सब चीज़ों के बेस पे डिसाइड कर सकते हैं। राइट। एक और एक चीज़ हम्म बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ से डिस्टेंस कितना है वो भी काफ़ी मैटर करता है। हम्म तो हम्म अगर आप बहुत छुट्टी जगह रहते हैं तो आपको बड़े शहर जाना पड़ेगा। लेकिन अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल अभी रिसेंट का बताऊंगा। हम लोग गुड़गांव में रहते हैं, गुड़गांव में बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं। एक हमारे करीबी पेशेंट को भी ट्रीटमेंट लेना था कैंसर का, तो दिल्ली में एक अच्छा हॉस्पिटल है, वो वहाँ लेना चाह रहे थे। लेकिन गुड़गांव से दिल्ली में ही करीब 1-1.5 घंटे का रास्ता है। हम्म यही एडवाइस किया कि आपका हॉस्पिटल 100% के बजाय अगर 95% बेटर है वो, लेकिन आपके घर के पास है तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बार बार जाना पड़ता है। जी, तो जी। इसका ध्यान रखते हैं। हाँ, आई थिंक और कोविड ने तो खासकर ये बताया कि हाँ, कि जितना पास में हो उतना अच्छा है। और आजकल काफी सारे कैंसर के हॉस्पिटल सब जगह जगह हो गए हैं। पहले कुछ साल पहले ये था कि आप 2-4 हॉस्पिटल्स थे, बट अब कई जगह खुल गए हैं हॉस्पिटल्स। दूसरा, आपने कहा कि कीमो ज्यादा स्ट्रांग होती है, और लोग हमेशा सोचते हैं कि कीमो के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इस कीमो के क्या साइड इफेक्ट्स थे, और बाकी पूरी ट्रीटमेंट के आपके क्या क्या साइड इफेक्ट्स थे, और आपने इनको कैसे हैंडल किया? देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स कीमो के लगभग सिमिलर होते हैं, बट उसकी इंटेंसिटी में फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कीमो देते हैं तो अ, बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, वॉमिटिंग्स आना, नौज़िया होना, लूज़ मोशंस, कॉन्स्टिपेशन, मुँह में छाले। और जब कीमो देते हैं तो उस समय बॉडी के सारे जो ब्लड सेल्स हैं वो कम होते हैं, तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, डब्ल्यूबीसी कम हो जाते हैं, तो उनकी वजह से उनके इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, कमज़ोरी आ सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो बट मेन थिंग इज़ ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं टेम्परेरी होते हैं। और सभी जो भी कैंसर के डॉक्टर्स हैं, जो कैंसर हॉस्पिटल के स्टाफ भी है, हम्म नर्सेज़, वो सभी लोग इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छे से ट्रेन्ड होते हैं, और इनकी मेडिसिन्स बहुत अच्छी-अच्छी आती जा रही हैं। तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट हैं उनको अ, 100% ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रखें, जो भी चीज़ें उनको बताएँ, छुपाएँ नहीं। एक हम्म इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होती हैं कीमोथेरेपी की वजह से। तो कभी भी अगर फ़ीवर है या कोई भी इन्फेक्शन का सिम्पटम है, तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट। मेरे एक्सपीरियंस की अब बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ीवर आता था, 105 तक भी टेम्परेचर जाता था, और पैरासिटामोल के इंजेक्शंस लगा-लगा के जितनी मैक्सिमम डोज़ दे सकते थे वो ख़त्म हो जाती थी, लेकिन फ़ीवर ख़त्म नहीं होता था। हम्म तो उन डोज़ेज़ के बीच में फिर वो जो हम पानी की पट्टियाँ करते हैं वो चलती रहती थी। जैसा मैंने बताया, मेरे फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो मेरा कज़न है, वो हॉस्पिटल में रात को डेली रहता था मेरे साथ, दिन में मेरे फादर रहते थे। तो नर्सेज़ भी करती थीं, जब फादर या ब्रदर होते थे तो वो पूरा टाइम बस पट्टियाँ करने में लगे रहते थे। तो हम्म इस तरह की चीज़ें चलती थी। मुँह के छाले बहुत अगेन ब्लड कैंसर की कीमो में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि तेज़ कीमो होती है, तो खाना-पीना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बस वो निकल जाता है टाइम। हम्म और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आपने बात भी करी है अपने ब्लॉग वगैरह पे कि कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स जो हुए आपके ट्रीटमेंट के, उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? एक्चुअली मेरा जैसे मुझे जब ब्लड कैंसर हुआ था 2012 में, और जुलाई में हुआ था, तो दिसंबर 2012 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, और ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल हुआ। कोई जो नॉर्मल दिक्कतें होती हैं वो थी, बट
प्रोसीजर सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन हम्म। उसके 10 मंथ्स बाद फिर मुझे रिलैप्स हो गया था, यानी अक्टूबर 2013 में। तो राइट। जो रिलैप्स का जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ, उसकी वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कतें आई। उसमें एक GVHD एक हम टर्म बोलते हैं, वो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। राइट। तो जो डोनर सेल्स हमारी बॉडी में जाते हैं और जो हमारे अपने सेल्स हैं वो आपस में लड़ते हैं हम हम्म। उसकी वजह से जो इफेक्ट्स हुए, मुझे लंग्स की प्रॉब्लम हुई, लिवर की प्रॉब्लम हुई, आईज में बहुत सिवियर ड्राइनेस, स्किन रिएक्शंस, वो सारी चीज़ें हुई। तो उस सबको मैनेज करने के लिए जो ट्रीटमेंट था वो मेनली स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स। तो हम्म। मैंने करीब 4 साढ़े 4 साल तक रोज स्टेरॉइड्स लिए हैं और दूसरे भी इम्यूनोसप्रेसेंट लिए हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, ये सारी चीज़ें मेरी करीब 4 5 साल तक चली हैं। तो उनकी वजह से कई साइड इफ़ेक्ट्स आए। मुझे दोनों आँखों में कैटरैक्ट हो गया था, उसकी हम्म। 2016 में सर्जरी हुई। और उससे पहले जब ड्राई आइज़ रहता था, तो ड्राई आइज़ के लिए आँखों में भी स्टेरॉइड्स की ड्रॉप्स डालनी पड़ती थी, उससे ग्लूकोमा डेवलप हो गया था। हम्म। तो बाद में मुझे स्टेरॉइड की वजह से ही हिप बोन जो होती है उसमें AVN एक हम बोलते हैं, जो हम्म। हिप का आर्थराइटिस हो जाता है, हम्म। वो उसके लिए हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है। और एक साइड की हो गई है, एक हिप की अभी सर्जरी होनी पेंडिंग है। तो अभी मैं स्टिक यूज़ करता हूँ उसके लिए। और जो मुझे लंग्स की दिक्कत हुई वो मेरी लॉन्ग टर्म है, वो अभी भी चल रही है। जैसे आंखों की ऑपरेशन से ठीक हो गई, हिप का भी रिलेटिवली ठीक है, बट लंग्स की प्रॉब्लम मुझे आज भी है। मेरी लंग्स की कैपेसिटी नॉर्मल से करीब करीब 50% कैपेसिटी है। तो अगर मैं अब ज़्यादा देर बोलता हूँ तो मुझे सांस फूलता है, खांसी आ जाती है। कहीं चढ़ाई पे जाना है या कोई हिल स्टेशन पे जाते हैं जहाँ ठंड ज़्यादा है और ऊंचाई ज़्यादा है, तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो जाती है। हम्म। रूटीन में भी मैं इनहेलर्स वगैरह, नेबुलाइजेशंस, वो सब चलते हैं। और साल भर में करीब 4 5 बार मुझे आज भी निमोनिया जैसा, कोविड में जिस तरह की इन्फेक्शंस होती हैं उस तरह की दूसरी वायरल इन्फेक्शंस हो जाती हैं। और एटलीस्ट एक बार हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ता है 2 3 हफ्ते के लिए। तो ये मेन चीज़ें हैं जो एक चलती रहती हैं और एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गई हैं। तो हाँ, इम्यूनिटी काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ना, तो कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अम, आपने रिलैप्स के बारे में बताया। तो रिलैप्स का डर कई कई सर्वाइवर्स को रहता है, तो आपको शुरू में डर था कि जब रिलैप्स हुआ तब उसके बाद डर ज्यादा बढ़ा? अ, आपका क्या आपका के आपके क्या आई गेस फीलिंग्स थे इसके बारे में? देखिए, शुरू में तो मैंने कभी रिलैप्स के बारे में सोचा ही नहीं था। हम्म। मुझे ऐसी थॉट ही नहीं थी कि रिलैप्स होगा भी कभी। और हम्म। मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि मैं जब भी कैंसर पेशेंट से बात करता हूँ, जब उनका डायग्नोज होता है, वो ट्रीटमेंट से ज़्यादा रिलैप्स के बारे में चिंता कर रहे होते हैं। हम्म। लेकिन मुझे कभी भी रिलैप्स का थॉट ही नहीं आया था। लेकिन जब हम्म। रिलैप्स हुआ तब मुझे डेफ़िनेटली काफ़ी शॉकिंग चीज़ थी, क्योंकि मैं तो ये सोच के बैठा था कि मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो गया है, बेस्ट जगह पे मैंने ट्रांसप्लांट कराया है और ट्रांसप्लांट बिल्कुल सक्सेसफुल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब तो खत्म हो गया कैंसर। तो हम्म। वो एक शॉकिंग मोमेंट था, लेकिन वो भी जैसे-कैसे निकल गया। उसके बाद भी कभी प्रैक्टिकली रिलैप्स कभी भी दोबारा भी हो सकता है, तीसरी बार भी हो सकता है। हम्म। कभी उस तरह की थॉट आई नहीं। बहुत कभी-कभी कोई सिम्पटम्स आते हैं तो मोमेंटरीली कोई थॉट आ जाता है। जैसे हम्म। मुझे कैंसर के समय कोई सिम्पटम नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि हो चुका है कैंसर, तो जो मालूम है, जो कॉमन सिम्पटम्स होते हैं, उस तरह का कभी कोई सिम्पटम होता है तो मन में सबसे पहला ख्याल वही आता है कि कहीं रिलैप्स तो नहीं हो रहा है फिर। हम्म। हम्म। तो एक डर, कहते हैं ना, डर बैठ जाता है। तो आपका जब पहला ट्रीटमेंट खत्म हुआ, आप उसके बाद आपने अपना काम फिर से शुरू किया कि एंड और फिर जब रिलैप्स हुआ उसके बाद
क्या असर पड़ा आपके काम पे, आपके जीवन पे, और क्योंकि आपके इतने सारे एडवर्स इफेक्ट्स भी आपने बताए हैं, तो हाँ, आपका असर उसका उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, काम पे अफेक्ट तो पड़ा, लेकिन फॉर्चुनेटली फाइनेंशियली हम लोग अच्छे स्ट्रांग हैं। तो ऐसा नहीं था कि काम पे जाने की एक जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हम्म। उल्टा था। घर में सबको ये था कि इतनी बड़ी बीमारी हुई है, इतनी दिक्कतें हैं, तो काम नहीं करना, घर पे आराम करो, जो करना है करो, बट काम मत करो, और हम्म। कोई भी स्ट्रेस मत लो, आराम से रहो, एंजॉय करो। ऐसा माहौल था फॉर्चुनेटली, जो मैक्सिमम लोगों के साथ नहीं होता है। बट मुझे घूमने का, ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक है। तो स्टार्टिंग में तो जैसे जब कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ, तो 10 महीने में ही रिलैप्स हो गया था, तो उस समय तो काम का किसी भी चीज़ का कोई ऑप्शन था ही नहीं। और रिलैप्स के बाद भी जैसे दिसंबर 13 में मेरा ट्रीटमेंट हुआ रिलैप्स का, और मार्च 2014 में लंग्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो उस समय इम्यूनिटी काफ़ी कम थी, इम्यूनोसप्रेसेंट चल रहे थे। तो यही था कि बिल्कुल बच के रहना है, पूरी प्रिकॉशंस में रहना है, लोगों से कम मिलना-जुलना है। और डॉक्टर होने की वजह से जो हमारा काम है, वो पेशेंट्स के साथ है, तो वहाँ तो इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। हम्म। तो ये था कि हॉस्पिटल नहीं जाना, काम नहीं करना, घर पे रहो, आराम करो। तो कुछ सालों तक ये चलता रहा। फिर अगेन जो मैंने आपको बताया, मेरे जो फिज़िशियन हैं, उनकी क्लिनिक है, तो मैं उनकी क्लिनिक पे जाता था। और वहाँ मतलब काइंड ऑफ ऐसा नहीं था कि मुझे ड्यूटी बाउंड है कि आपको इस समय से इस समय तक जाना ही है, रोज़ बैठना ही है। तो हम्म। तय का था, जैसे मेरी तबीयत होती थी उस हिसाब से, कभी मैं 5 घंटे बैठा, कभी 2 घंटे बैठा, कभी तबीयत खराब है तो नहीं गया। तो रिलैक्स माहौल था, वो मेरा कंटिन्यूअस चलता रहा। फिर जब कोविड का टाइम आया 2020 में, जब चीज़ें हम्म। ऑनलाइन हो गई, क्योंकि उससे पहले ऑनलाइन कंसल्टेशंस होती थी, लेकिन बहुत कम लोगों को नहीं था उस तरह का हम्म। हम्म। एक्सपीरियंस। तब से फिर मैंने अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट की हैं। तो अभी मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस करता हूँ, और उसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है। जी। तो आपने मतलब अपने कई तरह से बताया कि आपने कैसे कैंसर का सामना किया, पर आपका सपोर्ट सिस्टम क्या था? आपने ये तो बताया कि आपके फैमिली बहुत सपोर्टिव थे। क्या वो काफी था कि आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़ी कभी? कभी कभी किसी ने किसी अस्पताल ने या डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको काउंसलिंग की जरूरत है? अ, क्योंकि ये हम देखते हैं कि अभी हिंदुस्तान में धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बट ये यही बोलते रहते हैं लोगों के कि आप पॉजिटिव रहो, पर ये नहीं देखते कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह से आदमी को अ, ऐसे इस पॉजिटिव। मेंटल वेलबींग के लिए सपोर्ट चाहिए। राइट। देखिए, काउंसलिंग मैंने कभी नहीं ली। ऐसा नहीं कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हम्म। मेरा थोड़ा-सा रिज़र्व टाइप का नेचर है। मैं ज़्यादा अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता किसी से भी। हम्म। बहुत ही कम शेयर करता हूँ। अगेन सेशंस में भी मैं काफ़ी कुछ शेयर करता हूँ, बट काफ़ी कुछ है जो मैं नहीं शेयर करता। हम्म। तो जो मेरे फिज़िशियन हैं अगेन, उनके साथ फिर भी मैं थोड़ा ज़्यादा शेयर करता हूँ। तो एक तो उनका सपोर्ट थ्रू आउट बहुत ज़्यादा रहा। कभी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती थी, ऐसे डिप्रेशन, मेंटल थॉट्स, तो मैं उनसे बस बात करता था। वो भी जब बहुत ज़्यादा मुझे लगता था ज़रूरत है तब। और थोड़े बहुत में मैं किसी से नहीं बात करता था, और ये अच्छी चीज़ नहीं है, हम्म। मतलब नहीं करना चाहिए। बाकी वैसे जो एक सपोर्ट की बात करें, तो अगेन मेरा जो फैमिली सपोर्ट है, मेरा जो कज़न है, मेरे सभी जो कज़न्स हैं, मेरी सिस्टर, मेरे फादर, मदर, सभी लोगों का बहुत ज़्यादा जैसे सब लोगों ने एक प्रोजेक्ट बना लिया था कि बस हमें इसको ठीक करना है, इसकी केयर करनी है। हम्म। और मेरे भाई ने अपना उसका बिज़नेस है, उसने 6 महीने तक अपना पूरा बिज़नेस छोड़ दिया।
तो राइट। इस तरह की चीज़ें जो मेरे मेन कैंसर डॉक्टर थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, किसी भी समय बात करनी है, कुछ भी है। मुझे ऐसे काउंसलिंग के लिए किसी ने कहा भी नहीं, क्योंकि कुछ मैं अपनी चीज़ें दिखाता भी नहीं था प्रॉब्लम्स, और जो हम्म। दिखता था वो यही दिखता था कि ये बहुत अच्छे से कोप कर रहा है, तो कभी किसी को ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई। जी। बट थोड़ा-सा मैं लोगों से ही कहना चाहूँगा कि ये नहीं करना चाहिए। सबका अपना डिफरेंट तरीका है कोप करने का, लेकिन लोगों से बात करके, लोगों से अपनी चीज़ें डिस्कस करके बहुत फ़ायदा होता है। और कोई आपके लिए कुछ चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई दिक्कत हो रही है, अगर आपको कीमो लग रही है, वॉमिटिंग हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो कोई उसको ठीक तो नहीं कर सकता। उसके लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। लेकिन चीज़ें बात करके, डिस्कस करके, चाहे वो दूसरे कैंसर पेशेंट्स ही हों या काउंसलर हों, तो काफ़ी मन हल्का होता है और आप बेटर सिचुएशन में हो जाते हैं डेफिनिटली। जी। जी। और आई थिंक कई बार ये भी होता है, स्पेशली अगर आप सपोर्ट ग्रुप में हो या किसी और सर्वाइवर से, रेलेवेंट सर्वाइवर से बात करें, तो ये भी होता है कि मैं अकेले ही नहीं इसको झेल रहा हूँ, और लोग भी झेल झेल चुके हैं इसको, और इसका सामना कर चुके हैं, और इसका एक अंत भी है। नहीं तो उस टाइम तो लगता है कि ये कब खत्म होगा ना, तो वो एक बात, और जो सर्वाइवर से बात करके उसका फायदा हो जाता है। आपने, जैसे आपने कहा कि आपकी नेचर रिजर्व्ड है, तो आपने शुरू के आई थिंक 8 साल करीब आपने अपने कैंसर के बारे में पब्लिकली नहीं शेयर किया, और पिछले शायद 2 साल आप काफी शेयर कर रहे हैं। तो आपने क्यों ये क्यों निर्णय लिया कि मैं अब शेयर करूंगा, और आप यू नो क्यों करते हैं शेयर? शेयर ना करने का रीज़न तो मैं बता ही चुका हूँ। एक्चुअली उस समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट ग्रुप्स होते भी नहीं थे। आज हम्म। से अगर हम 10 साल पहले की बात करें, तो जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो और मुझे कभी किसी और से ज़्यादा शेयर करने की इच्छा भी नहीं थी, ज़रूरत भी नहीं लगी। और अ, सच कहूँ तो मुझे कैंसर ने एज़ अ डिज़ीज़ उतना ज़्यादा अफ़ेक्ट भी नहीं करा समहाउ, कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। कैंसर की वजह से जो लाइफ़ में चेंजेज़ आए, हम्म। उनसे फ़र्क पड़ा। तो जब मैंने जैसा बताया कि 2020 में जब कोविड आया, तब मैंने अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट की, प्लस मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो 1-2 जगह मैंने अपना थोड़ा-सा शेयर किया कैंसर के बारे में। और जब मैंने शेयर किया तो काफ़ी पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला। बहुत लोगों ने जैसे मेरा देखा, तो काफ़ी लोगों ने मुझे ग्रुप्स में ऐड किया, क्योंकि एक तो मुझे 8 साल हो चुके थे कैंसर के, प्लस हम्म। डॉक्टर होने की वजह से, तो लोगों को लगा कि शायद मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँगा, जो लोग ग्रुप्स मैनेज कर रहे हैं। तो राइट। ऐसे जुड़ते-जुड़ते पहले 1 ग्रुप, फिर 2 ग्रुप, 4 ग्रुप, तो मैं काफ़ी सारे ग्रुप्स में जुड़ गया। वहाँ मैं दूसरों की भी स्टोरीज़ देखता था, दूसरों की प्रॉब्लम्स देखता था, तो रिलेट करता था, मुझे अच्छा भी लगता था। प्लस जहाँ-जहाँ मैं गाइड कर सकता था, वहाँ मैं गाइड भी करता था। तो उसके साथ-साथ फिर मैंने अपने कुछ यूट्यूब चैनल पे, कुछ अपने फ़ेसबुक पे, जगह-जगह अपनी स्टोरी को और ज़्यादा शेयर करना स्टार्ट किया। फिर अभी जैसे मुझे 10 इयर्स हो गए हैं जुलाई में, तो पिछले 1-2 महीने में मैंने बहुत ज़्यादा कई जगह शेयर किया। मेरा हम्म। ब्लॉग है, यूट्यूब चैनल है, कई चीज़ें हैं, तो और ज़्यादा कनेक्शंस होते जाते हैं। तो एक तरह से अच्छा लगता है कि एक तो किसी की हेल्प कर सकते हैं, हम्म। अपनी ग्रोथ एक तरह से है ये। मतलब देखिए, कैंसर के बाद जो प्रोफ़ेशनल ग्रोथ है, बहुत सारी चीज़ें अफ़ेक्ट हो जाती हैं, हो चुकी हैं। तो हम्म। के समय में इस तरह से भी एक अच्छा प्रोफ़ेशनल ग्रोथ भी है, लोगों की भी हेल्प होती है, अच्छा लगता है। तो इट इज़ ऑल टोटली अ, गुड थिंग। बहुत सारे लोग डायरेक्टली मुझे फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, जिनका अभी डायग्नोसिस हुआ है या जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर नहीं है, लेकिन दूसरे कुछ एंग्ज़ायटी बीमारियां। और मेंटल हम्म। इश्यूज़ हैं, वो लोग भी बात करते हैं
ये सर आपने कैसे ये सब से फाइट किया एंड ऑल। फिर एक एक घंटे हमारी बातें चलती हैं और उनको अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है, उनके रिस्पॉन्सेज आते हैं। अभी अ, करीब 7-8 दिन पहले एक लेडी हैं, उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत प्रॉब्लम थी। मैंने उनसे बात ये सोच के की थी कि मैं उनको किसी साइकोलॉजिस्ट का रेफरेंस दूंगा, थोड़ा समझ के कि उनको प्रॉब्लम क्या है। जब हमारी बात ख़त्म हुई करीब 1 घंटे बाद, तो उन्होंने कहा मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट का नंबर नहीं चाहिए, मुझे अब ज़रूरत नहीं लग रही है, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और अगर मुझे कभी ज़रूरत लगेगी तो मैं आपसे ही बात कर लूँगी। और तो बहुत अच्छा लगता है ये सब ऐसा होता जी है। जी हाँ, ये आई थिंक पीयर सपोर्ट एक काफी बहुत इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट चीज है। um, एक आपने एक ब्लॉग पे ये भी लिखा था कि लोग कहते हैं कैंसर इज अ ब्लेसिंग, आप ये नहीं मानते। तो उस पे आप कुछ शेयर करेंगे? देखिए मेरी जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि मुझे कभी भी मरने का डर नहीं था। मैक्सिमम लोगों का जो होता है, मैक्सिमम मेरे घर में भी लोग हैं, मेरे भाई हैं, कजन्स हैं, सब लोग हैं, हम्म ही लोग बिना कैंसर को होते हुए भी जिंदगी जैसे जीनी चाहिए वैसे नहीं जी रहे हैं। तो वो अपनी कुछ प्रोफेशनल, कुछ सोसाइटी, सब चीज़ों की भागदौड़ में इतने व्यस्त हैं कि अपने लिए टाइम नहीं है, जो चीज़ें करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे हैं। हम्म तो ऐसे में जब किसी को कैंसर या ऐसा कुछ होता है, तो वो एक तरह से एक अवेकनिंग होती है, और उसके बाद लोग बहुत चेंज हो जाते हैं, एंड कहते हैं कि इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग और सब कुछ। हम्म हम्म मेरे साथ यही चीज़ डिफरेंट थी कि मुझे कभी मरने का डर नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा जीने का कभी शौक नहीं था, हम्म ताकि जब तक जितनी भी लाइफ हो वो अच्छी हो और मैं एंजॉय करूं, कितनी भी हो वो फर्क नहीं पड़ता। जी, इनफैक्ट जब हम सॉरी, आपको थोड़ा पानी चाहिए? जब हम मेडिकल कॉलेज में होते हैं तो हम बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसे कई बार मजाक में डिस्कस करते हैं कि तुझे ये हो जाएगा, तुझे वो हो हम्म जाएगा, ऐसी ना। तो मैं ऐसा कहता था कि मुझे बस 60 तक की मेरी लाइफ हो, उससे ज़्यादा तो मुझे चाहता ही नहीं कि हो, क्योंकि हम्म उसके बाद जनरली बीमारी बीमारियां बढ़ती हैं। रहती है। तो मुझे था कि 60 तक लाइफ रहे, अच्छी रहे, हेल्दी रहे, घूमो फिरो, उसके बाद लाइफ होनी ही नहीं चाहिए, ऐसा मेरा अपने लिए था। प्लस जो बाकी चीज़ें हैं, घूमना फिरना, खाना पीना, एंजॉय करना, वो सब कुछ मैं बहुत अच्छे से कर रहा था ऑलरेडी। आगे हम्म भी मेरा यही प्लान था कि डॉक्टर बनने के बाद भी ऐसा नहीं था कि दिन रात काम करना है और पैसा कमाना है बहुत, ऐसा कुछ। ये था कि अपना 5-6 बजे तक काम करके उसके बाद अपने लिए टाइम रखना है और हर 2-3 महीने में घूमने जाना है। इस तरह के मेरे हमेशा से ही प्लान थे। तो वो चीज़ें मैं शायद, आई मीन, कोई फ्यूचर तो नहीं बता सकते, लेकिन जो प्लान था, अगर कैंसर नहीं होता तो मैं और बेहतर कर रहा होता। जो मेरा प्रोफेशन है उसमें भी मेरा प्लान था कि मैं एक चैरिटेबल हॉस्पिटल अपना बनाऊं, जहां जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे पूरे पैसे लेना, जो नहीं कर सकते उनको फ्री इलाज देना, प्लस हेल्थ अवेयरनेस, और ये सारी चीज़ें करने का प्लान था। तो जो मैं आज भी काफ़ी कुछ कर रहा हूँ, बट कैंसर नहीं होता तो शायद मैं और बेटर कर पाता। बेटर कर पाता। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई ब्लेसिंग है। बट हाँ, अगर कैंसर नहीं होता तो मैं बाकी चीज़ों के बारे में जो भी कुछ करता, बट कैंसर के बारे में आई डोंट थिंक कि मैं कुछ करता, उसमें कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट नहीं था। कैंसर अवेयरनेस वो चीज़ आज मैं कर रहा हूँ, तो ये भी अच्छा है। बट ऐसा नहीं कहूँगा कि कैंसर हुआ तो मेरे लिए कुछ अच्छा हो या अच्छा ब्लेसिंग। हुआ। तो आपने प्रोफेशनली बताया कि आपने कैसे अपनी जीवन को अपने करियर को चेंज किया, अडेप्ट किया, स्पेशली कुछ सालों से, क्योंकि ऑनलाइन हो सकता है। आप अवेयरनेस भी करते हैं। अम, आपकी पर्सनल लाइफ या सोशल लाइफ पे क्या असर हुआ इसका? आपके दोस्तों के साथ रिलेशनशिप्स, आपके आप 26 थे तो शादी की एज होती है, मतलब कुछ सालों में, तो उस पे क्या असर हुआ?
देखिए, सोशल सर्कल की अगर आप इन जनरल बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, इन द सेंस के कुछ फ्रेंड्स हैं जो छूट गए डेफिनेटली कैंसर के बाद। लेकिन कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मैंने कभी भी नहीं रखे, गिने-चुने थे जो अच्छे फ्रेंड्स थे क्लोज़, वो आज भी उतने ही क्लोज़ हैं, शायद ज़्यादा क्लोज़ हैं और ज़्यादा मेरी केयर करते हैं। हम्म। मुझे जब कीमो होती थी तो हर कीमो में 6-6 7-7 बार ब्लड देना पड़ता था, तो उन्होंने बहुत खुद भी ब्लड दिया, दूसरों से भी अरेंज कराया। आज भी मुझे कोई भी, जैसा मैंने बताया, मुझे इन्फेक्शंस हो जाती हैं, दिक्कतें हो जाती हैं, तो कभी भी कुछ है मैं फ़ोन करूँ तो इमीडिएटली वो लोग मेरी हेल्प के लिए आ जाएँगे। अभी मार्च में मुझे लंग्स इन्फेक्शन हुआ था, रात को 3 बजे हॉस्पिटल जाना पड़ा था अचानक। तो मैंने अपने भाई को कॉल किया और 15 मिनट में वो आ गया था। तो सोशल सर्कल में कुछ लोग डेफ़िनेटली कम हो गए हैं, लेकिन जितने हैं उतने काफ़ी हैं। और एक सोशल मीडिया का जो सर्कल है वो बहुत अच्छा मेरा बन गया है, जो मुझे नहीं लगता अदरवाइज़ इतना होता, अगर कैंसर नहीं होता तो। हम्म। सारे लोग हैं जो अ, कैंसर पेशेंट्स भी हैं, जो कैंसर पेशेंट नहीं भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे-अच्छे, मतलब मेरा मन करता है कि मैं रोज़ उनसे बात करूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, तो उस तरह का बहुत अच्छा सर्कल है। हम्म। जो पर्सनल अगर आप पार्टनर की बात करें तो अ, मेरी गर्लफ्रेंड थी जब मैं कॉलेज में था और हमारी शादी का भी प्लान चल रहा था जब मुझे कैंसर हुआ। हम्म। जब डायग्नोसिस हुआ तो सब कुछ रुक गया डेफ़िनेटली, और मेरी थॉट ऐसी थी कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पता था कि मरना जीना तो नहीं पता, लेकिन अगर जिएँगे भी तो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, दिक्कतें तो होती हैं। हम्म। सर्टेनिटी बढ़ जाती है डेफ़िनेटली। तो ऐसा कुछ चल रहा था दिमाग में, और जब रिलैप्स हो गया, एक्चु नहीं, इससे पहले जब ट्रीटमेंट मेरा ठीक हो गया, ट्रांसप्लांट हो गया, तो दोबारा शादी की कन्फर्मेशन सब कुछ हो गया था। शादी की प्लानिंग्स पूरी तैयारी चल रही थी एक्चुअली, और फिर रिलैप्स हो गया। तो उसके बाद फिर सब कुछ मैंने ही अपनी तरफ से छोड़ दिया। तो क्योंकि उसके बाद अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई थी। बहुत बढ़ गई उसके थी। बाद भी मुझे अगेन मरने का डर नहीं था, लेकिन ऐसी कोई होप भी नहीं थी कि मैं बचूँगा। तब तो लगा था कि अब रिलैप्स में तो कोई चांस नहीं है। हम्म। अगर बच भी गए तो अगेन बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड सारे एडवर्स इवेंट्स और अनसर्टेनिटी होगी कि कॉम्प्लिकेट। आज बच गए तो आगे 6 महीने या साल है, क्या है पता नहीं। तो फिर मेरा फाइनल डिसीजन था कि अब शादी मुझे नहीं करनी। तो बस वही, अभी भी वैसा ही है सिचुएशन। हम्म। ओके। मम्मी जैसे पेरेंट्स का होता है, उनको हम्म। जब भी बात होती है, मतलब अब थोड़ा-सा कम हो गया, लेकिन रोज़ एक ही टॉपिक होता था कि अब ठीक हो गया, अब शादी कर ले, अब ठीक हो गया, शादी कर ले। हम्म। तो बट अब थोड़ा समझ गए हैं वो शायद। हम्म। ओके। um, आप आपका सफर जो था 10 साल का सफर है। आपने कई कई जगह पे बोला कि क्योंकि आप डॉक्टर थे आपका नजरिया थोड़ा सा अलग था। अम, पर आपको कई बार होता है कि डॉक्टर्स के पास एक्चुअली ज्यादा जानकारी होती है, तो कुछ डॉक्टर्स लाइक जैसे और आदमी को तो आदमी कह दे कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, बट डॉक्टर को आप ये नहीं कह सकते कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर्स जानते हैं उसके बारे में ज्यादा। तो क्या आपको डर ज्यादा लगता था, या अम, आप अपने आप को, क्योंकि आप डॉक्टर थे, आप अपने आप को जागरूक और सशक्त मानते थे कि आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, और आपका उस तरह से नजरिया बदला कि जो आम पेशेंट होता है जो डॉक्टर नहीं होता, उसके घर में कोई डॉक्टर नहीं होता, उसको इस तरह की बीमारी आ, के का सामना करने में क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या दिक्कतें होती हैं, उसका आपको कुछ एहसास हुआ? उसके बारे में आपने कभी सोचा? देखिए, मुझे एक छोटी-सी चीज़ है, बहुत बार मम्मी ऐसा कहती हैं कि इतनी पढ़ाई करी, डॉक्टर बना, सब बेकार हो गया, कैंसर हो हम्म। गया। तो मैं उनसे यही कहता था कि डॉक्टर बना
तो ठीक है, वो प्रोफेशन अफेक्ट हुआ, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें पता हैं जो लोगों को नहीं पता होती, तो मैं बहुत बेटर सिचुएशन में हूँ अपनी कंडीशन को हैंडल करने में। मुझे हम्म। जो एक्सेस है डॉक्टर्स का वो बहुत बेटर है। मैं हम्म। कभी भी अपने डॉक्टर्स को फ़ोन कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, चीज़ें समझ सकता हूँ। डॉक्टर्स के लिए भी ईज़ी है मुझे चीज़ें समझाना, जैसा अभी आपने कहा। तो बहुत सारे फ़ायदे थे उस चीज़ के। बहुत ज़्यादा स्पेशल ऐसा कुछ नहीं होता था कि मेरे लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होता था। ट्रीटमेंट सबके लिए सेम ही होता है, लेकिन एक जो कन्वर्सेशन है वो ईज़ी और बेटर हो जाता है। हम्म। दूसरा, आज भी मुझसे कैंसर पेशेंट्स जब बात करते हैं, तो वो म्यूटेशंस होती हैं कैंसर में। हम्म। मुझसे पूछते हैं कि हमें ये म्यूटेशन है, वो म्यूटेशन है, तो हमारा रिस्क कैसा है? तो मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूँ, मुझे आज तक भी उन म्यूटेशंस के बारे में कुछ नहीं पता। हम्म। कभी उन चीज़ों के बारे में ध्यान ही नहीं दिया। जब मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था, मुझे आश्चर्य होता है कि लोग क्यों इतना ज़्यादा इन चीज़ों में अपना दिमाग लगा रहे हैं। ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है, उसको क्यों बढ़ा रहे हैं? आप एक अच्छा डॉक्टर चुनो। अवेयर होना ज़रूरी है, नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसना चाहिए, स्पेशली उन चीज़ों की जहाँ हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हम्म। तो मैंने अपने डॉक्टर जो डिसाइड किए, उनको बस उनके ऊपर छोड़ दिया कि जो करना है आपको करना है, वो आपका काम है, आपकी परेशानी है, मुझे उसका स्ट्रेस नहीं चाहिए। ना मैं ज़्यादा पढ़ता था, ना मैं बहुत ज़्यादा उनसे सवाल करता था। कोई दिक्कत होती थी तो उसके हिसाब से बस डिस्कस किया, बट ये नहीं कि ये म्यूटेशन है तो मेरा रिस्क कितना है, कितना परसेंटेज सर्वाइवल का चांस है, ये सब मैंने कभी डिस्कस ही नहीं किया। हम्म। तो ये चीज़ से मुझे फ़ायदा बहुत हुआ, क्योंकि कैंसर है अगर आपको, तो जितना आप जानोगे उसमें अगर आपको 4 चीज़ें पॉज़िटिव मिलेंगी तो 8 चीज़ें नेगेटिव ज़्यादा मिलेंगी, ये बात है। जी। तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होता है। और या तो आपको बहुत पूरी नॉलेज हो, आप कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, तो ठीक है, नहीं तो आधी नॉलेज में दिमाग की टेंडेंसी है कि वो नेगेटिव पे ज़्यादा फ़ोकस करेगा। चाहे हम्म। 8 की बजाय 2 भी नेगेटिव हैं और 4 पॉज़िटिव हैं, फिर भी नेगेटिव पे दिमाग जाता है। तो वो चीज़ जी। मैंने कभी नहीं करी। जो कंडीशन होती थी उसके लिए मैंने डॉक्टर्स को बोला हुआ था कि कोई भी दिक्कत है, कॉम्प्लिकेशन है तो आप मुझे ही बताओगे, किसी और को नहीं बताओगे, हम्म। क्योंकि किसी और को मैं नहीं चाहता था परेशानी हो। एक जी। बार एक सिचुएशन थी जब मुझे बहुत सीवियर इन्फेक्शन चल रहा था, लंग्स का इन्फेक्शन था, तो अ, बहुत दिनों तक भी ठीक नहीं हो पा रहा था। तो अगेन मेरे डॉक्टर ने मुझे आके बताया अलग से, ये एक्स-रे वगैरह दिखाया, समझाया कि ये अगर 24 आवर्स में ठीक नहीं हुआ, तो बचना मुश्किल होगा काफ़ी। हम्म। तब मैंने उनको यही कहा कि ठीक है, अ, आपने बता दिया, बट जो करना है वो आपको करना है, आप काम करो, वो आपका काम है और किसी को इसके बारे में कुछ मत बताओ। बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स हैं, भाई हैं, वो इसमें कुछ कर नहीं सकते। काम हम्म। आपका है, वो सिर्फ़ अननेसेसरी परेशान होंगे, टेंशन में जाएँगे, तो आप अपना काम करो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, और वो फ़ॉर्च्यूनेटली चीज़ ठीक हो गई। हम्म। और एक चीज़ आपने और पूछी थी लास्ट में, मैं भूल गया। अ, मतलब हाँ, आपको ये लगता है कि और पेशेंट्स जिनके पास ये जानकारी नहीं होती, या इस तरह से डॉक्टर्स उनसे बात नहीं करते, इनफैक्ट आपके केस में तो डॉक्टर्स आपको आके बताते थे कि पर कई बार पेशेंट को नहीं बताया जाता। अ, तो आप आपका उस मामले में नजरिया बदला है कि जो हमारा हेल्थ केयर राइट, सिस्टम राइट, है वो आई गॉट इट। अ, तो ये चीज़, जो पेशेंट केयर की अगर हम बात करें, तो डॉक्टर्स बहुत जेन्युइनली, ऐसा नहीं है मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन सभी डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स की बहुत केयर करते हैं और उनको ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम्म। कैंसर के डॉक्टर्स मैं जानता हूँ, वो दिन-रात वो इसी काम में लगे रहते हैं। दिन में तो वो हॉस्पिटल में हैं, पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। रात भर में भी पेशेंट को कुछ भी होता है तो जो स्टाफ है वो डॉक्टर्स को फ़ोन करता है। मुझे नहीं पता वो सोते भी कैसे हैं, मतलब अ, पूरी रात उनको फ़ोन्स जाते रहते हैं और पेशेंट का चलता रहता है ट्रीटमेंट फ़ोन पे।
तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कैंसर के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और कैंसर के डॉक्टर्स बहुत कम है। हर इंसान चाहता है कि मैं जो सीनियर स्पेशलिस्ट है उनसे ट्रीटमेंट लूँ, तो वो और कम हो जाते हैं, तो वो हर पेशेंट को एक बहुत ही लिमिटेड टाइम दे पाते हैं। अब कैंसर में जब पेशेंट है वो चाहता है कि मुझसे डॉक्टर बात करें, मेरी हर चीज़ को सुने, समझे, मुझे समझाए, और पेशेंट वो गलत नहीं है, वो नेचुरल है। उस समय इतने सारे डाउट्स होते हैं, इतना डर होता है, कहीं भी किसी का नेगेटिव सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो डॉक्टर है उनके पास उतना टाइम ही नहीं होता है कि वो हर पेशेंट की इतनी बातें कर पाए। उसके लिए ज़रूरी है कि जैसा हम बात कर रहे थे कि साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं। एक आपका मैंने सेशन देखा था, मैं नाम भूल गया, एक जो टाटा में ऑन्को साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अनेरी शायद। HCG गुजरात में, हाँ। HCG। तो ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, बट अगेन वो भी बहुत कम है। बहुत कम है। फिर पैसे की दिक्कत आ जाती है। पेशेंट के पास, मैक्सिमम लोगों के पास कैंसर की ट्रीटमेंट अफोर्ड करना इतना मुश्किल है कि उसमें करेक्ट। वो फिजियोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स को पेमेंट कर नहीं सकते चाह के भी। तो वो सारी चीज़ें बहुत सारी हैं। अगेन वहाँ फिर ये सपोर्ट ग्रुप्स इम्पोर्टेंट है कि सपोर्ट ग्रुप्स में आप ट्रीटमेंट मत पूछो, ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर के हिसाब से चलाओ। सपोर्ट ग्रुप में ट्रीटमेंट पूछोगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। हाँ। लेकिन जो आपको बाकी दिक्कतें हो रही हैं, इमोशनल हैं या कोई साइड इफेक्ट्स हैं, उसके बारे में आप डिस्कस करो, आपको बहुत फायदा होता है। जी। वो चीज़ें हैं। एक हमने कुछ महीनों पहले एक कॉन्फ्रेंस की थी, ह्यूमनाइजिंग मेडिसिन। तो उसमें यही था कि डॉक्टर्स, एक तो डॉक्टर्स को भी ह्यूमन समझो, उनके भी बहुत सारी पर्सनल इश्यूज भी होते हैं। पेशेंट जब बीमार है, पेशेंट को तकलीफ है, तो उस समय डॉक्टर को भी तकलीफ होती है। नहीं है कि बस पैसे के लिए ट्रीटमेंट करें, पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन डॉक्टर भी इन्वॉल्व होता है इमोशनली। प्लस साथ ही साथ डॉक्टर्स और क्या बेटर कर सकते हैं जिससे पेशेंट केयर और अच्छी हो सके, तो इस बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन किए थे। जी, ठीक है। मैं उस पे उस वो आप अगर आप उसका लिंक है तो आप मुझे भेजिए, मैं देखूंगी। ऑब्वियसली हमारे कुछ विचार हैं उस पे, बट आई एम वेरी कॉन्शियस कि हम टाइम से ज्यादा आगे निकल गए हैं। तो ऑडियंस का भी धन्यवाद। एक दो क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछे थे वो ऑडियंस के भी थे। और आपका भी धन्यवाद। आई नो आप कुछ अपनी फोटोज दिखाना चाहते थे। वो टाइम लगेगा उसमें कि शॉर्ट है? शॉर्ट है वैसे तो, आई थिंक इफ यू हैव श्योर, टाइम, गो अहेड। हाँ। लेट मी ट्राई। Is my screen visible? Yes, it is. We're seeing your blank screen. Yeah. Can you see my picture? Yeah. Yes. Okay. Yeah. So this is when I was in college. As I said, yeah, I was not just studying, I was also enjoying. Then this is also during the college time. ये कैंसर डायग्नोसिस से जस्ट 15 दिन पहले की फोटो है। ये कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल। एंड ये जब मेरा जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ था दिसंबर 2012 में, उसके जी। बाद की ये पिक्चर है जब हम वेल्लोर में ही रुके हुए थे। फिर जब मैं ट्रांसप्लांट से रिकवर हो रहा था, ये तब मैं बिल्कुल नॉर्मल ठीक हो गया था और रिकवरी अच्छी चल रही थी। तो ये 2 महीने पहले का है। फिर जब रिलैप्स हुआ तो उसके ट्रीटमेंट में मुझे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आए। मेरा
जो स्किन टोन है वो बिल्कुल डार्क हो गया था, बहुत ज्यादा वीक हो गई थी बॉडी, बहुत सिवियर वेट लॉस सब। ये तो पहले के और इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। और दूसरी चीज मतलब मैंने उसके बाद भी जब मेरी कीमोथेरेपी खत्म हुई रिलैप्स की, फिर एक छोटा सा ट्रिप लगाया। तो ऐसा नहीं था कि घर में पड़े रहें मायूसी में रोते रहें, जैसा भी सिचुएशन है उसमें जो कर सकते हैं, फिजिकल लिमिटेशंस हो जाती है बट जो कर सकते हैं वो करते रहे। ये जब रिलैप्स का जो फाइनल ट्रीटमेंट होना था उसमें जब हम वेल्लोर गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि 1 हफ्ते के बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कुछ प्रिपरेशंस थे। तो वहाँ वेल्लोर के पास में येलागिरी एक छोटा सा हिल स्टेशन है, तो हम लोग वहाँ गए। फिर वहाँ पर भी बहुत स्ट्रेस था, रिलैप्स की सिचुएशंस थी, बट हम लोग, ये मेरी मदर हैं, उस समय टीटी खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो अगेन ऐसा नहीं है कि जो प्रॉब्लम है वो है, उससे तो झेलना ही है, लेकिन उसको रोते रोते झेलें या जो हो सकता है वो एंजॉय करके खेलते कूदते। ऐसा नहीं है हर इंसान को ट्रैवल करना जरूरी नहीं है, बट बेटर मूड में भी आप उसको करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जब मेरे स्टेरॉइड्स चल रहे थे उसकी वजह से बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया था 2003 में। ये भी अगेन उसी समय की पिक्चर है 2015 की। तो वही फिर के चाहे कितना भी वेट गेन हो, लुक्स खराब हो जाए, तबीयत खराब है, लेकिन ऐसा नहीं कि घर में बैठे हैं, फिर भी मैं घूमता रहता था जितना हो सके प्रिकॉशंस के साथ। इसके बाद फिर ये अगेन जो मैंने आपको बताया, मैं काफ़ी ट्रैवल करता था और अकेले ही जाता था, सोलो ट्रिप होती थी। तो ये अगेन जब फॉलोअप के लिए मैं वेलोर जाता था, उसके साथ में कहीं ना कहीं साउथ में ट्रैवल करता था। ये कोडाईकनाल का एक ट्रिप है। ये एक दूसरा ट्रिप है 2017 में हम्पी का। तो ये अगस्त 2017 का है। जुलाई में मुझे हिप की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, तो उसके बाद भी फिर भी मैं ट्रेवल करने गया, 15 दिन का था। दिक्कत हुई, मुझे पैर में दर्द रहता था, लेकिन था कि दर्द तो घर पे भी होने, तो घूमते रहो एटलीस्ट। ये बाद में मेरे को स्टिक यूज करनी पड़ती थी, आज भी मैं स्टिक यूज करता हूँ। जुलाई की है। ये जो सर्जरी मेरी हुई हिप की, उससे 10 दिन पहले की फोटो है ये उसी दिन। और ये अभी जून की लेटेस्ट फोटो है। बेसिकली प्रॉब्लम्स बहुत हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं कैंसर की ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट के बाद भी, लेकिन आपको रुकना नहीं है, अपना लाइफ एंजॉय करते रहें, और जो जिस सिचुएशन में जितना बेटर एंजॉय कर सकते हैं वो करते रहें बेसिकली। Thank you, Dr. Nikhil. You can just turn off the share. Where it is, okay. ठीक नीचे से होगा या। So thank you so much. आपने खुल के और आपने कहा कि आप इंट्रोवर्ट हैं, पर फिर भी खुल के अपने सफर के बारे में बताया, अपने जीवन के निर्णय के बारे में बताया, और ये अपनी फोटोज से भी एक अच्छा सा, मतलब इन अ शॉर्ट अपना पूरा सफर दिखा दिया। तो आई थिंक थैंक यू। आप कई लोगों को इंस्पिरेशन भी देंगे। आपकी ऑनेस्टी इज आल्सो वेरी वेलकम, and thank you so much for joining, and thank you to our audience as well for listening and catching this later on as well. थैंक यू सो मच अपर्णा जी एंड डॉक्टर शीतल जी। मुझे बहुत अच्छा लगा इस सेशन करके, एंड आई होप ऑडियंस में जिन लोगों ने देखा है, सुना है, उन्हें थोड़ा बहुत भी अगर फायदा हुआ हो, थोड़ा बहुत भी इंस्पिरेशन मिला हो, या एक डिफरेंट नज़रिया मिला हो, तो आई थिंक दिस विल बी वर्थ। और आगे भी कोई भी कनेक्ट होना चाहते हैं मुझसे डायरेक्टली या आपके ग्रुप के थ्रू, तो दे शुड डू दैट। Right, yeah. Thank you, Nikhil ji. I think we will definitely remember that if somebody reaches out to us, तो हम आपसे जरूर connect करवाएंगे. And thank you so much once again for your time. Thank you.